सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली उसमें हम कुछ टॉप एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसके थ्रू क्या करेंगे, जेनेटिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। लाइक दोनों चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोनों चैप्टर से मैंने 20-20 क्वेश्चन उठाए और बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन के साथ में क्वेश्चन उठाए, जिससे क्या हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं इन चैप्टर्स के वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ में क्वेश्चन उठाया और जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताता चलूंगा। जिससे क्या होगा, जब ये 40 क्वेश्चन आप देख कर हटेंगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जेनेटिक्स के ऊपर। ये आपके एमसीक्यूज तो बनवा ही देंगे लाइक जो आने वाले, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा आपको वो शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी काम आने वाली कहीं ना कहीं। इसीलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने पे सीबीएसई को पता नहीं क्या है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते हैं, तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है आपको, इसलिए मैंने सबसे नंबर 1 पे इसे इंक्लूड किया। तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। यहाँ पर हमारा n होता है, n हमारा जो होता है हेट्रोजाइगस पेयर, कि हेट्रोजाइगस पेयर कितने मिले आपको। लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पहले इसका, एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितने हैं, n इक्वल्स टू 1, जबकि ये होमोजाइगस है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स अगर इसके निकालते 2 की पावर n, तो बेसिकली 2 की पावर अगर 1 रख दें तो सिर्फ 2 आने वाले हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ अगर हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में, कैपिटल कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, हेट्रोजाइगस पेयर आप काउंट कर लो, 1 2 1 और ये तो यहाँ पर तो होमोजाइगस पेयर है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो नंबर ऑफ गैमेट्स अगर आप निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स अगर आप निकालेंगे कितने बनेंगे, जाके नंबर ऑफ गैमेट्स हमारे बनेंगे 2 की पावर 2, तो बेसिकली 4। तो आंसर विल बी 4। तो यहाँ पर हमारे 4 गैमेट्स आएंगे, टोटल 4 प्रकार के गैमेट्स आएंगे। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद कर लेना आप, तीनों के तीनों साइंटिस्ट के ये पूछे जाते हैं। वो रिडिस्कवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। बेसिकली मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है, और वो कुछ रीजंस की वजह से, लाइक उस टाइम पे कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, मेंडल ने क्या किया, बायोलॉजी के साथ में मैथ ऐड कर दी, तो उस वक्त के जो जेनेटिक्स थे या फिर साइंटिस्ट थे उन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मेंडल का कुछ जो काम था वो दबकर रह गया। फिर 1900 के टाइम पे, सर याद रखें, 1900 के टाइम पर 3 साइंटिस्ट आए, कार्ल कॉरेंस, एरिश वॉन टेशमार्क और हमारा ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या किया, मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की। तो यहाँ पर डी व्रीज, टेशमार्क, मॉर्गन, तो एलिमिनेट कर दो इस ऑप्शन को, मॉर्गन तो होंगे ही नहीं, डी व्रीज, टेशमार्क और हमारे कॉरेंसी, ये हमारा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ मेनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन ऑफ ए ट्राई हाइब्रिड। तो ये भी हमारा नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने पर है। वहाँ पर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया। बेसिकली ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन के अंदर हमें कितने गैमेट्स मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आपको क्रॉस ड्रॉ करना आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल हम क्या लेते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब 3 कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, ए बी बी और हमारा सी सी। मेंडल क्या करते थे, प्योर डोमिनेंट लेते तो फिर इसी के प्योर रिसेसिव लेते थे, ए बी बी, ये हमारा सी सी। जब F1 जनरेशन करते हैं तो क्या आता है हमारा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये हमारा F1 में आता है। तो आप देख लें 1 2 3 n इक्वल्स टू 3 आया यहाँ पर, या फिर 3 आया। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर कितने, 1 2 3, तो 2 की पावर, सॉरी n इक्वल्स टू 1 लिख दिया। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हैं, 2 की पावर n होता है हमारा नंबर ऑफ गैमेट्स, तो 2 की पावर 3 विच इज 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घुमाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्रॉस ड्रॉ करना आना चाहिए, उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। लाइक ट्राई हाइब्रिड के जब हम 2 प्योर पेरेंट लेंगे, ठीक है, 3 करेक्टर के साथ में, जो F1 जनरेशन में क्या आएगा, इस प्रकार से हमारा आएगा ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, F1 जनरेशन में ऐसे आएगा कि यहाँ पर 3 हमें हेट्रोजाइगस पेयर दिखेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, विच लॉ कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बेसिकली बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के, कौन से हमारे जो लॉज हैं वो प्रूफ किए जा सकते हैं, विच इज अवर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसका दूसरा नाम होता है। याद रखें, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता दे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, वो यूनिवर्सल होता है इन नेचर में, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, कोई भी डेविएशन नहीं होता। जैसे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस का देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, हमारे एक्सेप्शन होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लिंकेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्रूव किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऊपर वाले जो है उनके लिए हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत
पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ पी पॉड वर चूजन बाय मेंडल। ये बिल्कुल आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ पी पॉड की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे टोटल कैरेक्टर्स मेंडल ने कितने लिए थे। टोटल कैरेक्टर 7 लिए थे और उसके जो ट्रेट थे वो 14 लिए थे। पी पॉड के तो 2 ही लिए थे, एक तो पॉड शेप था, एक पॉड कलर। तो पॉड कलर के सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर लिए थे, ओवरऑल कैरेक्टर 7 लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ अलील्स ड्यूरिंग। तो बेसिकली बात कर रहे हैं कि अगर हमारे 2 अलील्स इस प्रकार से प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कब अलग होते हैं, ठीक है। तो ये अलग कब होते हैं, जब हमें गैमेट बनाना होता है। एक प्रकार का हमें कैपिटल टी गैमेट मिल जाता है, दूसरा हमारा स्मॉल टी गैमेट मिल जाता है। तो इसी चीज़ के ऊपर हमारा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हमारे 2 अलील्स जो पेयर में होते हैं वो एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, मतलब एक गैमेट को एक ही मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन आंसर आ जाएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ अलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में ही हमारे अगर 2 अलील हैं वो इस प्रकार से अलग होते हैं, एक गैमेट को एक ही मिलता है। विच टेक्निक इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली मेंडल ने क्या किया था, अपना हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कंट्रोल क्रॉस कराया था। आप देखें इस प्रकार से, एक पेरेंट यहाँ पर लिया प्योर, एक पेरेंट यहाँ पर प्योर लिया। बेसिकली क्या लिए थे, पी के प्लांट लिए थे ना। अगर एक पी प्लांट ये, एक पी प्लांट ये, इसके बीच में क्या है, हमें क्रॉस ही तो कराना पड़ेगा। इसे सेल्फिंग तो ले कहेंगे जब 2 पी प्लांट हमारे इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल क्रॉस किया था, ठीक है। तो कंट्रोल क्रॉस में उन्होंने क्या किया था, एक तो इमैस्कुलेशन किया था, एंथर रिमूव करते थे, और दूसरा हमारा बैगिंग, जो हमारी स्टिग्मा होती है उसे ऐसे पेपर से कवर कर दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 और 2 बोथ। तो याद रखना आप, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग दोनों चीजें की थी अपनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर मेंडल द्वारा, मतलब मेंडल ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कह रहा है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बेसिकली बात कर रहे हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर क्या, हमारा जीनोटाइप मार्क कर देना। अगर फिजिकल अपीयरेंस या फिर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है जिसे हम आंख से देख सकते हैं, लाइक प्लांट हाइट जो होती है, टॉल है, डॉफ है, वो चीज़ तो हम आंख से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। लेकिन जीनोटाइप लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, वो तो प्लांट के अंदर है ना, उसके जीन्स में, वो चीज़ हम आंख से नहीं देख सकते। तो दैट इज जीनोटाइप। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस। कह रहा है कि मेंडल के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें डोमिनेंट ट्रेट निकालना है। तो टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन क्या दे रखी है, एक्सियल एंड टर्मिनल। जो टर्मिनल वाला हमारा होता है वो रिसेसिव होता है। ग्रीन कलर इन सीड, ठीक है। ग्रीन कलर इन सीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेंडल ने जो लिया था येलो एंड ग्रीन लिया था। क्या लिया था, येलो ग्रीन। तो ग्रीन हमारा रिसेसिव होता है, ना कि डोमिनेंट। लाइक हमको क्या लगता है, जब हम पी देखते हैं, जो मटर की फली होती है उसे निकालते हैं, उसमें सारे के सारे हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना इस चीज़ से कि हमारा जो मेंडल ने कलर लिया होगा डोमिनेटिंग, वो ग्रीन सीड रहा होगा, ना कि येलो। नहीं, जो चीज़ मेंडल ने देखी वो चीज़ हमें समझना, येलो ग्रीन, ग्रीन येलो नहीं, येलो ग्रीन। येलो वाला हमारा डोमिनेटिंग रहेगा जबकि रिसेसिव रहेगा हमारा ग्रीन वाला। तो रिंकल्ड सीड, तो बेसिकली रिंकल सीड भी हमारा क्या रहता है, यहाँ पर डोमिनेंस नहीं रहता, ये भी हमारा रिसेसिव ही रहता है। ग्रीन पॉड कलर, तो यहाँ पर आंसर विल बी 4, क्योंकि हमारा जो मेंडल ने पॉड कलर लिया था वो ग्रीन था, येलो। डोमिनेंट हमारा कौन सा था, ग्रीन पॉड था, जबकि रिसेसिव हमारा कौन सा था, येलो कलर था, ठीक है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल घोल कर पी जाओ कि जब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वही बोर्ड्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लाइक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि ये चीज दे रखी तो यहाँ पर ये क्या होने वाला है, समझ रहे हैं आपके, मतलब बहुत ज्यादा चीजें घुमाते नहीं है बोर्ड्स के अंदर। तो इन ब्रावलिस एंड एंथीराइनम प्लांट, तो बेसिकली जहां पर भी आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल दिखे, समझ रहे हैं आप, तो आपका मतलब सीधा का सीधा ध्यान जाना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आप एग्जांपल याद कर लो, मिराबलिस जलापा 4 o'clock प्लांट होता है। एंटीराइनम मेजस हमारा स्नैप ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर होता है, ठीक है। प्लांट अपीयरेंस ऑफ द पिंक हाइब्रिड आर, ये हमें कह रहे हैं कि हमें क्या मिला है, पिंक कलर का प्लांट मिला है। बिटवीन क्रॉस ऑफ रेड एंड व्हाइट, हमने रेड एंड व्हाइट के बीच में क्रॉस करा है, हमें क्या मिला, पिंक कलर का हमें एक F1 जनरेशन में प्रोजनी मिली है। तो फ्लावर्स पेरेंट इंडिकेट, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्रॉस हमें क्या चीज़ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि ये जब आपको एग्जांपल दिखे तो आप सीधे के सीधे, मतलब ये चीज़ हो ही नहीं सकती कहीं कि मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस आना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन है। तो बेसिकली जो हमारा F2 जनरेशन रहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों के केस में जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो फिनोटाइपिक रेशियो के इक्वल ही आता है। आप ये चीज ड्रॉ करके भी देख लें, लाइक क्रॉस भी अगर ड्रॉ करके देखेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो हमारे इक्वल ही आने वाले हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताऊं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। तो बात कर रहे हैं मेंडल की लॉ के कौन से एक्सेप्शन है या फिर डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, तो ऑल ऑफ दी सारे के सारे। लिंकेज जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का,
ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डेविएशन इफ एक्सेप्शन होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस दोनों के दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमारे एक्सेप्शन होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ, तो बेसिकली बात कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर कितने एग्जांपल आते हैं। तो एक चीज याद रखें, स्ट्रिक्ट से याद रखें, हमेशा आपको याद रहेगा, IA इज इक्वल टू IB ग्रेटर देन स्मॉल आई। ठीक है, तो आप देखें IA एंड IB जब साथ में प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों एक्सप्रेस करते हैं, क्या दिखाता है, कोडोमिनेंस। तो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप एक तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है, और कैपिटल IA हमारा क्या होता है, स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होता है, एंड IB भी हमारा स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, ये डोमिनेटिंग हो गए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस भी लग रहा है, 1 2 3, तो 3 अलील है यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीपल अलीलिज्म भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक तो कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस वो भी लग रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। ए जीन दैट शोज इट्स इफेक्ट इन मोर देन वन करेक्टर, तो बेसिकली बात कर रहे हैं एक हमारा जीन बहुत सारे जब करेक्टर या फिर ट्रेट्स को कंट्रोल करता हो, तो वहां पर क्या ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, समझ रहे हैं, प्लियोट्रॉपी का केस है। तो बेसिकली ऐसा जीन क्या रहता होगा, प्लियोट्रॉपिक जीन रहता होगा। तो प्लियोट्रॉपी का आप जो है एग्जांपल भी याद रखें, फिनाइल कीटोनूरिया जो दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनाइल कीटोनूरिया हमारा किसका, प्लियोट्रॉपी का हमारा क्या रहेगा, एग्जांपल रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाई, तो क्या रहता है यहाँ पर, एक जीन आई रहती है ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप की। जब हम बात करते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल याद कर लो आप, ये आ सकती हैं, जीन आई जिसके 3 एलील्स होते हैं, एक तो IA होता है, IB होता है, फिर स्मॉल आई होता है, समझ रहे हैं आप। और टोटल फिनोटाइप कितने, 4 देते हैं, जीनोटाइप ये देते हैं 6, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो हमारे 3 एलील्स रहते हैं, विच IA एंड IB इज डोमिनेटिंग, तो इसके अंदर क्या रहता है, हमारा IA और IB जो होता है दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं। अगर बात करें 4 एलील्स नहीं होते हैं, 2 एलील्स नहीं होते हैं, वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया हमारा। फिनोटाइप 4 प्रकार के होते हैं, जीनोटाइप हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज, तो बेसिकली जितने भी एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट हैं, लाइक मोस्टली एग्जाम्पल्स क्या है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछते रहते हैं, तो सारे के सारे एग्जाम्पल लाइक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, प्लियोट्रॉपी का, कोडोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, सारे के सारे एग्जाम्पल बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के 2 एग्जाम्पल हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, स्किन कलर इन ह्यूमन और वीट का हमारा कर्नल कलर, तो दोनों के दोनों इसके एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। ये जहाँ पर भी दिखें आप मार्क कर देना ईजिली। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, एक चीज़ और याद रखें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में एक चीज़ याद रखें कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है, ना कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ट्रेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर करते हैं। ठीक है, तो बोथ 1 and 2, वीट का कर्नल कलर और हमारा ह्यूमन बीइंग का जो स्किन कलर होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कह रहा है, लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला बाई, तो बेसिकली जो लिंकेज डिस्कवर की गई थी वो हमारी मॉर्गन द्वारा डिस्कवर की गई थी। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई थी वो सर्टेन बोवरी ने दे दी थी, लेकिन जो उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो TH मॉर्गन द्वारा दिया गया था। उन्होंने जिस चीज़ पर स्टडी किया था वो ड्रोसोफिला था। ठीक है, तो याद रखें इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं, किन्हें, मॉर्गन को। इन्होंने क्या किया था, लिंकेज डिस्कवर किया था, तो बेसिकली मॉर्गन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या कह रहा है, वू पोस्टुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये चीज याद कर लें, अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है, सर्टेन एंड बोवरी द्वारा दी गई थी ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस होमोगैमेटिक मेल, तो बेसिकली बात हो रही हमारा क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक के अंदर 3 प्रकार के हमें दे रखे हैं। एक तो एक्सोनॉट टाइप ऑफ दे रखा है जिसके अंदर हमारे मोस्टली इंसेक्ट आते हैं, और दूसरा XY टाइप दे रखा है। दोनों के दोनों केस में क्या रहता है, हमारा मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, लेकिन बर्ड्स के केस में क्या होता है, यूनिक केस है, हमारा फीमेल क्या होती है, हेट्रोगैमेटिक होती है। तो यहाँ पर होमोगैमेटिक मेल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बर्ड्स के केस में अगर हमारा फीमेल क्या होती है, हेट्रोगैमेटिक, तो मेल क्या होगा, होमोगैमेटिक हो जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और जेनेटिक डिसऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके जो पास में दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो बात कर रहे हैं मेटिंग या फिर मैरिज बिटवीन रिलेटिव, जिसको हम कंसेंजीनियस मेटिंग भी कहते हैं, फिर कंसेंजीनियस मैरिज भी कहते हैं, उसका ये हमारा सिंबल रहता है। ये तो मैरिज का रहता है, इस प्रकार से मेल एंड फीमेल पार्टनर, उसके बीच में ये सिंगल अगर ऐसे स्टिक लगी हुई है, ठीक है, इसके बीच में सिंगल अगर लाइन है तो ये मैरिज का है, जबकि अगर डबल लाइन है तो यहाँ पर कंसेंजेनियस मैरिज दिखाता है या फिर मेटिंग दिखाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या मेल दिखा रहा है, ये मेल एंड फीमेल के बीच में मैरिज, और यहाँ पर क्या अफेक्टेड प्रोजनी, और प्रोजनी भी कौन सी हमारी, मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, तो बैकबोन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू DNA हेलिक्स मॉडल क्या कहता है, शुगर,
फॉस्फेट, फिर शुगर, फॉस्फेट और फिर हमारा शुगर, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। सो ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है डीएनए के स्ट्रैंड को, समझ रहे हैं आप। तो ये हमारी क्या होती है, शुगर फॉस्फेट की जो होती है बैकबोन होती है, और इस प्रकार से हमारे शुगर के ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस अंदर के लिए लगे होते हैं। ऐसे एनसीईआरटी कहती है शुगर और फॉस्फेट की क्या होती है, हमारी बैकबोन होती है। अगर डबल स्टैंड में आपको दिखाऊं ऐसे, शुगर फॉस्फेट, शुगर, ये रहा फॉस्फेट, फिर हमारा ये शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे अंदर के लिए इस प्रकार से प्रोजेक्ट होते हैं। मैंने एक लाइन भी कुछ भी अपने पास से नहीं बोली, सारी की सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी। शुगर फॉस्फेट भी ऐसे करके बैकबोन है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, अंदर को हमारे क्या नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, स्ट्रैंड के अंदर को हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो क्या है यहाँ पर, बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, तो शुगर एंड फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, तो पहला ही आंसर हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ फोर्थ में भी शुगर एंड फॉस्फेट दे रखा है, लेकिन शुगर हेक्सोज भी हो सकती है, इसलिए हमारा जो करेक्ट या फिर सटीक आंसर होगा वो पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ही रहेगा यहाँ पर। अनदर नेम ऑफ थाइमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। हमारा क्या होता है, 5-मिथाइल यूरैसिल कहते हैं। थाइमीन को क्या कहते हैं, 5-मिथाइल यूरैसिल, याद कर लो। अब प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, अब बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा पैकेजिंग के ऊपर है, मैं चीज़ें कुछ आपको समझा देता हूँ। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, जब पैकेजिंग होती है तो हिस्टोन प्रोटीन की मदद लेते हैं। याद रखना बिल्कुल ही, इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका एमसीक्यूज कि हिस्टोन की मदद हम कब लेते हैं, यूकैरियोटिक के केस में। प्रोकैरियोटिक के केस में कभी भी हम हिस्टोन की मदद नहीं लेते हैं। होती हैं कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, एनसीईआरटी कहती है, लेकिन वो हिस्टोन नहीं होती, ठीक है। और वहाँ पर लार्ज लूप्स बनते हैं, बड़े बड़े छल्ले बनते हैं जेनेटिक मटेरियल के, ये चीज़ याद रखना। प्रोकैरियोटिक के केस में एक तो हमारी बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि हिस्टोन नहीं होती हैं, दूसरे लार्ज लूप्स बनते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम की अगर बात करें, डीएनए एंड हिस्टोन देखा तुरंत काट दो क्योंकि ये यूकैरियोटिक में होगा। आरएनए एंड हिस्टोन काट दो, इधर डीएनए और हिस्टोन तो होगा ही नहीं, तो डीएनए बट नो हिस्टोन। तो डीएनए तो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हिस्टोन से पैकेजिंग नहीं होती है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिक होती हैं, समझ रहे हैं आप, लेकिन हिस्टोन्स नहीं होती। डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू, ये चीज़ याद रखो, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फंस जाएंगे अगर नहीं बना। डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हमारा फॉस्फोरिक एसिड, या फिर हमारा फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो इसको नेगेटिव चार्ज देता है या फिर एसिडिक बनाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, बेसिकली बात कर रहे हैं अनइक्विवोकल का मतलब होता है बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के या फिर डाउट के हमें ये चीज क्लियर हो गई दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली वो वाला हमारा एक्सपेरिमेंट था, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट 1952, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात की थी, समथिंग इज देयर विच इज ट्रांसफॉर्मिंग आर इनटू एस, समझ रहे, 1928 में यह हुआ था। और वॉटसन एंड क्रिक ने हमारा क्या दिया था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। मेसेल्सन एंड इंस्टॉल ने क्या प्रूव किया था, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो ये भी चीज़ें याद रखें आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स है। तो ये मैंने क्यों इंक्लूड किया, बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन बहुत मतलब अच्छे से दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। अब उसमें अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, तो मतलब ये क्या, अगर पूछ लिया तो फंस जाओगे ना। तो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा 11th का कंसेप्ट है, मैं ऐसे ही बस आप ये चीज़ याद कर लेना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। होता क्या है, बेसिकली ये हमारा G1 होता है, S होता है, और ये G2 फेज होता है, ये M फेज होता है। तो क्या होता है, ये हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ी होगी उन्हें याद होगी। और ये हमारा M फेज डिवीजन फेज होता है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या करती है, सेल प्रिपेयर करती है, फिर M फेज में डिवाइड कर लेती है। तो होता क्या है, जो S फेज होता है, यहाँ पर हमारा डीएनए रेप्लिकेट करती है, रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर, यानी कि हमारी कॉपी बन सके जेनेटिक मटेरियल की, जो कि आगे जाके जब हमारा सेल डिवाइड करे उससे दोनों सेल्स में अलग अलग हमारा क्या हो सके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा सके, एक एक कॉपी, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन याद कर लो, रट लो, जैसे भी समझ में आए आपको, कि हमारा एस फेज में होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या होगा, एस स्टेज जो होती है उसके अंदर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, याद रख लो। ऐसे सलमान भाई के अंदर जेनेटिक डीएनए रेप्लिकेशन होती है। एक दिन की तो बात है यार, आपका एग्जाम है कल, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ, एस स्टेज में होती है। 7वां क्या होता है, मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट्स एंड सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। तो बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये क्या कहता है यहाँ पर, अगर लेट से इस प्रकार से हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से पहले खुलेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बन जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बन जाएगा। तो आप ये देखें, ये हमारा क्या ओल्ड या फिर पेरेंटल स्ट्रैंड रहा है, और ये रेड से जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये न्यू है। तो आप देखें सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सेमी, अभी बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, आप देखें एक स्टैंड हमारा ओल्ड या फिर पेरेंटल है, समझ रहे हैं आप,
पुराना जो डीएनए था उससे आया और एक हमारा नया सिंथेसाइज किया। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या? सेमी का मतलब आधा, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व रहा, तो आधा पुराना है और आधा नया आया, तो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप समझ रहे हैं इस तरीके से। तो ये था हमारा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम, बेसिकली क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम पर हमारे नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता चला जाता है या फिर पॉलीमराइज करता चला जाता है। याद कर लें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, इसके बारे में एक चीज़ याद कर लें कि हमेशा हमारा लैगिंग स्ट्रैंड पर मिलता है, लीडिंग स्ट्रैंड पर। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी हम कहते हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एंड मोमेंट है अब यहाँ पर, आपका एग्जाम बहुत ही नियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन। तो बेसिकली डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कब काम करता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन काम में होती है, ठीक है। तो हमारा ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। जब डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम हो रही तो उसका एंजाइम भी तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही काम करेगा। डायरेक्शन नंबर 11 में बात हो रही इन 3 डायमेंशनल व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए। तो बेसिकली याद रखें एनसीईआरटी कहती है टीआरएनए जो होता है उसका एल शेप होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल अगर हम 3D व्यू देखते हैं तो हमारा टीआरएनए हमेशा एल शेप्ड दिखाई देता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम की बात हो रही है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज ही हमारा क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। कह रहे हैं कि डीएनए हमारा एज ए टेम्पलेट काम करता है, किसके लिए? तो बेसिकली जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए इस प्रकार से खुलता है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? अगर नए स्ट्रैंड के लिए ये वाला स्ट्रैंड जो होता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है, ये एज ए टेम्पलेट काम करता है। ये वाला दूसरा जो स्ट्रैंड होता है हमारा अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनवाता है, ये भी एज ए टेम्पलेट काम करता है। तो बेसिकली जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है डीएनए ही हमारा क्या होता है? एज ए टेम्पलेट काम करता है। अब बात करते हैं आरएनए। जब हम आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, बेसिकली जब ट्रांसक्रिप्शन होती है क्या होती है? हमारा ऐसे इस प्रकार से डीएनए खुलता है। जो एक स्ट्रैंड होता है वो क्या करता है? हमारा डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्या करवाता है? आरएनए बनवा देता है। तो यहाँ पर भी हमारा डीएनए ही एज ए टेम्पलेट काम कर रहा है। तो बोथ 1 and 2 विच इज सॉल्युबल आरएनए। तो ये चीज भी याद कर लो। तो ये चीज याद कर लो, जो हमारा सॉल्युबल आरएनए होता है वो टीआरएनए होता है। एल शेप का जो आरएनए होता है वो भी हमारा टीआरएनए होता है, और इसको टीआरएनए को हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? मेन एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो यहाँ पर क्या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या है? जब हम यहाँ पर लिखते हैं डीएनए डिपेंडेंट, कहीं ना कहीं डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डीएनए हमारा एक्ट एज ए टेम्पलेट। डीएनए ही कि लाइक एक हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, उसके आधार पर ही हमारा आरएनए बनता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीएनए एज ए टेम्पलेट काम करता है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट लिखते हैं, और हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच कोडोन गिव सिग्नल फॉर द स्टार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। बेसिकली बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की यहाँ पर, कि हमारा जो ट्रांसलेशन है या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस है उसको इनिशिएट कौन कराता है? तो जाहिर सी बात है इनिशिएटर कोडॉन हमारा क्या होता है? एयूजी। याद कर लो, रट लो, घोल कर पी लो। ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 2 चीज़ें, ये आपसे कहीं ना कहीं आपको पूरे पेपर में काम आएंगी। एयूजी जो होता है हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है, फिर इसको इनिशिएटर कोडॉन कहते हैं। और उगा, उग, उआ, ठीक है। तो आप इन तीनों को याद रखो एज ए टर्मिनेटर कोडॉन। ये क्या कराते हैं? हमारे ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कराते हैं। तो इनिशिएटर कोडॉन एयूजी, उगा, उग, उआ, समझ रहे हैं आप? तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं? टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें, वू एक्सप्लेन्ड ओपेरॉन मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैकब एंड मोनोड। तो बेसिकली जैकब ये हो गए, मोनोड तो अलग अलग दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी में दे रखा है फ्रांसिस जैकब एंड जैकस मोनोड। तो जैकब एंड मोनोड जिन्होंने हमें लैक ओपेरॉन का मॉडल दिया था या फिर ओपेरॉन मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज। तो रिप्रेसर का मतलब होता है बेसिकली जब हम नेगेटिव कंट्रोल की बात कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को दबाने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय। तो याद कर लो, ये भी एनसीईआरटी का है। एलेक्स जेफरी ने हमारे क्या दी? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 अब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोंस्ट्रेटेड ऑन। तो ये चीज कई बार पूछ चुके हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो मिशेल्सन एंड स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, जो किस पर कंडक्ट किया था? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो यूज हुआ था टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, वो ई कोलाई था। थैंक यू गाइज।